तो लास्ट पार्ट में वजीटा को भी सेम आउटफिट मिल गई थी जो कि गोकू के पास में थी, और वजीटा भी गोकू जितना ही स्ट्रांग बन चुका था। और हमें ये भी पता चला था कि वो आउटफिट किसी बीइंग ने जानबूझ के अर्थ पे भेजी है, क्योंकि उसके पीछे उनका कोई रीज़न है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मूवीज़ और स्टोरीज देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोकू को जैसे ही पता चलता है कि वजीटा के पास में भी सेम आउटफिट आ चुका है और अब वो दोनों इक्वली पावरफुल बन चुके हैं, तो गोकू पीछे हटता और कहता है, वाह, अब तो तुमसे फाइट करने में मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा वजीटा, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे? वजीटा कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो रेडी हूँ, तुम किसी भी वक्त मेरे ऊपर हमला कर सकते हो काकारोट। तो गोकू कहता है, नहीं वजीटा, हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं करेंगे। जैसे कि तुम देख सकते हो कि ये मेरा फार्म है, अगर हमने यहाँ पे फाइट की तो मेरा पूरा फार्म ही ख़राब हो जाएगा, और मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ कि अपना फार्म ख़राब होना मैं अफोर्ड कर सकूँ। इसीलिए बेटर है कि वजीटा हम लोग हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जा कर के फ़ाइट करें। वजीटा कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ काकारोट। इसके बाद गोकू वजीटा दोनों ही चले जाते हैं हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में, ताकि वहाँ पे वो फ़ाइट कर सकें। खैर, वहीं दूसरी तरफ जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट ये दोनों ही सबसे पहले पहुँचते हैं बीरस के प्लानट पे। बीरस और वीस जेनो ग्रैंड प्रीस्ट को देख करके शॉक हो जाते हैं। बीरस कहता है, लॉर्ड जेनो, आपका अचानक से यहाँ पे कैसे आना हुआ? क्या मुझसे कोई काम है आपको? तो जेनो कहता है, हाँ, मुझे तुमसे और वीस दोनों से ही बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। वीस कहता है, जी लॉर्ड जेनो, बताइए आखिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, बीरस, वीस, गोकू को अभी एक आउटफिट मिली है जिसे पहनने के बाद में वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि हम भी उसके नज़दीक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमें ये डर है कि कहीं पे गोकू कोई गलत कदम ना उठा ले और वो मॉर्टल्स को मारना शुरू ना कर दे, क्योंकि पावर्स के साथ साथ में मॉर्टल्स के पास में ओवर कॉन्फिडेंस और एक एरोगेंस आ जाता है। उनको लगता है कि वो मल्टीवर्स को रूल कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बीरस और वीस तुम दोनों अर्थ पे कड़ी नज़र रखो, और ख़ास तौर पे गोकू के ऊपर, और अगर कुछ भी सस्पिशियस हो तो तुम सीधे हमें बताओगे। बीरस और वीस ये सुन करके शॉक हो जाते हैं कि एक आउटफिट से गोकू इतना स्ट्रांग बन गया। बीरस कहता है, लॉर्ड जेनो, एक आउटफिट से गोकू कैसे ही स्ट्रांग बन सकता है? क्या आप मजाक कर रहे हैं कोई? जेनो कहता है, बीरस, मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ, मैं तुमसे क्यों ही मजाक करूँगा, और अगर तुम्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो तुम खुद जाओ और गोकू से फाइट करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। मैं एक ओमनीपोटेंट होने के बावजूद उसके नज़दीक नहीं पहुंच पा रहा था, तो तुम तो फिर भी एक डिस्ट्रॉयर हो। वीस कहता है, लॉर्ड जेनो, हम ये समझ गए कि गोकू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन आखिर उसको वो आउटफिट मिला कहाँ से? क्या वो आउटफिट इस मल्टीवर्स के बाहर से आया है? जेनो कहता है, उस बारे में तो मुझे भी नहीं पता है वीस। मैं और ग्रैंड प्रिस्ट अभी अपने पैलेस में जा कर के वही फिगर आउट करने वाले हैं कि आखिर ये आउटफिट आया कहाँ से हो सकता है, क्योंकि मुझे इस आउटफिट के बारे में बिल्कुल भी क्लू नहीं है, या फिर कोई भी आइडिया नहीं है कि आउटफिट कहाँ से आया होगा, और केवल एक आउटफिट की वजह से गोकू इतना स्ट्रांग कैसे बन सकता है। वीस कहता है, लॉर्ड जेनो, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं और लॉर्ड बिरस अभी जाते हैं अर्थ पे और उस गोकू के ऊपर कड़ी निगरानी रखते हैं। जिसके बाद जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट निकल जाते हैं अपने पैलेस के लिए। खैर, वहीं गोकू और वजीटा जैसे ही हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर पहुंचते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। वजीटा कहता है, काकारोट, तुम्हें याद है ना रूल्स, तुम्हें किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होना है। गोकू कहता है, हाँ वजीटा, मुझे पता है, क्या अब हम फाइट स्टार्ट कर सकते हैं? वजीटा कहता है, हाँ क्यों नहीं काकारोट, बेशक। जैसे ही गोकू और वजीटा की फाइट स्टार्ट होती है, वो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर ट्रम्बल करने लगता है। गोकू और वजीटा एक दूसरे के ऊपर पंचेस मार रहे होते हैं, लेकिन दोनों के ही पंचेस एक दूसरे को नहीं लग रहे होते। उन दोनों के पास में ही शील्ड आने के बाद में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके थे, और ना वजीटा गोकू को टच कर पा रहा था, ना गोकू वजीटा को। तभी अचानक से गोकू और वजीटा का जो पंच होते हैं वो आपस में क्लैश कर जाते हैं, और सिर्फ उस पंच के क्लैश से इतनी बड़ा शॉकवेव और एनर्जी ब्लास्ट निकलता है कि पूरा हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर ही क्रैक कर जाता है और डिस्ट्रॉय कर जाता है। गोकू और वजीटा उस हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर से बाहर आ जाते हैं।
उन दोनों का केवल पंच ही क्लैश हुआ होता है और पूरा हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर ही डिस्ट्रक्ट कर जाता है। तुम समझ सकते हो कि उनके पंच में कितनी ज़्यादा पावर होगी। खैर, गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा, मुझे लगता है कि अर्थ सेफ प्लेस नहीं है फ़ाइट करने के लिए हमारे। अगर हम अर्थ पे फाइट करेंगे तो हो सकता है हमारे फाइट के दौरान ही अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए, इसीलिए बेटर है अगर हम लोग फाइट ना करें। वजीटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो कैकरॉट, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर हम थोड़ी देर और फाइट करते तो हो सकता था कि पूरी अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाती। तभी वहाँ पे बीरस और वीस भी आते हैं। गोकू कहता है, ओह लॉर्ड बीरस, लॉर्ड वीस, आपका यहाँ पे कैसे आने हुआ? आपने तो सरप्राइज़ दे दिया हमें। वीस कहता है, हम तो कैप्सूल कॉर्प की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी हमें अचानक से एक अजीब सी की महसूस हुई और हमें समझ में आ गया कि यह की और किसी की नहीं बल्कि तुम्हारी ही हो सकती है। जिसके बाद हम सीधे यहाँ पे आ गए और हमारा शक एकदम ठीक था, वो की तुम्हारी ही थी। बीरस कहता है, आखिर तुम दोनों क्या कर रहे थे जो कि तुम्हारी इतनी खतरनाक की हमें सेंस हुई? गोकू, वजीटा। तो गोकू कहता है, कुछ नहीं लॉर्ड बीरस, हम तो बस फाइट कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि हमारे एक पंच क्लैश से ही पूरा हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वीस कहता है, खैर गोकू, लॉर्ड ज़ेनो ने तुम्हारी शिकायत की है। उनका कहना है कि तुम्हारे पास एक आउटफिट है जिससे तुम एक्सट्रीमली पावरफुल बन चुके हो और तुमसे खतरा है पूरे मल्टीवर्स को। गोकू कहता है, पहली चीज़ लॉर्ड वीस, मुझसे पूरे मल्टीवर्स को क्या ही खतरा हो सकता है, मैं तो पूरे मल्टीवर्स का रक्षक हूँ। और दूसरी चीज़ कि आपको आधी चीज़ पता है। बीरस कहता है, आधी चीज़ पता है? आखिर कहना क्या चाह रहे हो? तो गोकू कहता है, लॉर्ड वीस, लॉर्ड बीरस, केवल मेरे पास ही शील्ड नहीं है, अब वजीटा के पास भी एक शील्ड आ चुकी है। बीरस कहता है, क्या तुम्हारे पास भी एक शील्ड आ चुकी है? ये सब क्या चल रहा है? आखिर ये शील्ड आ कहाँ से रही है तुम्हारे पास में? तभी बीरस गोकू के ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करता है ताकि वो देख सके कि क्या वाकई में एक आउटफिट चेंज करने की वजह से गोकू स्ट्रांग बन गया। तो वाकई में बीरस का पंच गोकू के नज़दीक भी नहीं जा पा रहा होता, मानो कि एक इनविजिबल शील्ड है जो कि बीरस के पंच को आगे जाने से रोक रही हो। बीरस कहता है, वो गोकू, आखिर ये कैसी आउटफिट है? मेरा पंच तुम्हारे बॉडी के नज़दीक क्यों नहीं जा पा रहा? तो गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, अब मैं वो गोकू नहीं रह गया जिसे आप आसानी से छू सकें या फिर मार सकें। अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, इवन लॉर्ड जेनो भी मुझे टच नहीं कर पा रहे थे, तो आप तो सिर्फ एक मामूली से डिस्ट्रॉयर हैं। बीरस कहता है, गोकू, तुम ये चीज़ याद रखो कि मैं अभी भी इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर हूँ और तुम एक मामूली से मॉर्टल। मैं चाहूँ तो अपनी हकाई पावर से तुम्हें इरेज भी कर सकता हूँ। गोकू कहता है, तो फिर करके देख लीजिए लॉर्ड बीरस। बीरस अपना हाथ आगे करता और कहता है, हकाई। बीरस के हकाई बोलने के बाद में कुछ समय तो एकदम सन्नाटा हो जाता है, कुछ भी शोर शराबा नहीं हो रहा होता, कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। तभी गोकू एक स्माइल देता और कहता है, क्या हुआ लॉर्ड बीरस, मुझे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। बीरस के अचानक से पसीने छूटने लगते हैं। वीस बीरस की तरफ देखता और कहता है, लॉर्ड बीरस, ये क्या हो रहा है? आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? बीरस कहता है, ये नहीं हो सकता, मैं एक इमॉर्टल हूँ और उससे भी ज़्यादा बढ़ करके मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, ये कैसे हो सकता है? ऐसा बोल करके बीरस अपने हाथ की तरफ देखता है तो बीरस का हाथ धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा होता है, मानो कि उसी की हकाई एनर्जी उसी के ऊपर पलटवार कर गई हो। बीरस कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैं एक इमॉर्टल हूँ, मैं मारा नहीं जा सकता हूँ, तो फिर ये मेरी बॉडी डिसअपियर कैसे हो रही है? और देखते ही देखते बीरस अपने आप को ही इरेज कर लेता है। वजीटा, गोकू और वीस, ये तीनों ही शॉक्ड रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। लॉर्ड बीरस तो एक इमॉर्टल है और इमॉर्टल मर नहीं सकते। वजीटा कहता है, लॉर्ड वीस, ये क्या हुआ? आखिर लॉर्ड बीरस कैसे ख़त्म हो गए? उन्होंने हकाई एनर्जी का इस्तेमाल तो कैकरॉट के ऊपर किया था, तो फिर आखिर ये खुद कैसे इरेज हो गए? वीस कहता है, चुप रहो, पहले मुझे लॉर्ड बीरस को वापस लाना होगा। ऐसा बोल करके वीस समय को 2 मिनट के लिए रिवाइंड कर देता है, जिससे कि बीरस वापस आ जाता है। जैसे ही बीरस वापस आता है वो अपना हाथ आगे करता है गोकू की तरफ और हकाई बोलने जा ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले वीस बीरस को रोक देता है और कहता है, रुक जाइए लॉर्ड बीरस,
ये करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, इससे आप ही मरेंगे। वीरस कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो वीस, मैं कैसे मर सकता हूँ, मैं एक इमॉर्टल हूँ। वीस कहता है लॉर्ड वीरस आप मर ही चुके थे, मैंने टाइम रिवाइंड किया है, इसी वजह से आप जिंदा हैं। आपने जैसे ही हकाई एनर्जी का इस्तेमाल किया गोकू के ऊपर, वो आपके ऊपर उल्टा पड़ गया और आप खुद ही इरेज हो गए थे। वो तो अच्छा हुआ मैंने सही समय पे टाइम को रिवाइंड कर दिया, वरना आप मर चुके होते। वीरस कहता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन वीस मैं तो एक इमॉर्टल हूँ, मैं मारा कैसे जा सकता हूँ आखिर, और मेरी ही हकाई एनर्जी मेरे ऊपर उल्टी कैसे पड़ सकती है। वीस कहता है लॉर्ड वीरस ये गोकू के पास में जो भी आउटफिट है, इसकी पावर्स, इसकी शक्तियाँ हमारे परे हैं। मुझे नहीं लगता है कि हम गोकू और वजीटा को इजीली हर्ट कर पाएंगे। लॉर्ड ज़ेनो ने एकदम ठीक कहा था, अगर वो इन्हें टच नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं इनके सामने। वीरस कहता है पहली बार अपनी लाइफ में मुझे लॉर्ड ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट के अलावा किसी बीइंग के सामने झुकना पड़ रहा है। गोकू, वजीटा, तुम लोगों के पास में अगर ये आउटफिट नहीं होती ना तो मैं तुम लोगों को अभी यहाँ पे इरेज कर देता। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वीस मुझे अपने प्लेनेट में ले चलो जल्दी से, मुझे इनका मुंह भी नहीं देखना है। वीस कहता है लॉर्ड वीरस आप अपना मूड बिल्कुल भी ख़राब मत कीजिए, भले ही आप गोकू और वजीटा को अभी नहीं हरा सकते हैं, लेकिन रॉ पावर में तो आप इनसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं ही ना, तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की क्या ही ज़रूरत है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि हम लोग अर्थ का फूड एंजॉय करते हैं, जिससे कि आपका मूड भी ठीक हो जाएगा और हम इन दोनों के ऊपर नज़र भी रखते रहेंगे, खास करके अर्थ के ऊपर भी। वीरस कहता है वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है वीस, चलो मुझे जल्द से ले चलो, वैसे भी मुझे काफ़ी तेज़ी भूख लग रही है। जिसके बाद वीरस को लेकर के वहाँ से चला जाता है। खैर वहीं दूसरी तरफ ज़ेनो के पैलेस पे ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी देर तक तो सोचते रहते हैं और ये फिगर आउट करने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर वो चीज़ है क्या, वो आउटफिट आया कहाँ से। तभी वहाँ पे अचानक से एक सेलेस्टियल आता है। ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट उस सेलेस्टियल को देख करके कंफ्यूज होते हैं। ज़ेनो कहता है आखिर तुम कौन हो, तो सेलेस्टियल कहता है मैं वो जवाब हूँ जिसका सवाल तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है। मुझे पता है तुम उस आउटफिट के बारे में जानना चाहते हो ना, जो कि तुम्हारे मल्टीवर्स के दो मॉर्टल्स को मिला है। आखिर वो आउटफिट आया कहाँ से और वो इतना शक्तिशाली कैसे है आउटफिट, तुम यही सोच रहे हो ना ज़ेनो। मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे मल्टीवर्स के बारे में। ज़ेनो कहता है तुम चाहते क्या हो हमसे, और आखिर तुम हो कौन। तो सेलेस्टियल कहता है वेल इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं हूँ कौन, तुम बस ये जानो कि तुम्हारे मल्टीवर्स के ऊपर बहुत जल्द ही सेलेस्टियल्स राज करने वाले हैं, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करो, वरना तुम्हारे हाथ से ये मल्टीवर्स जा भी सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम हमारे ही मल्टीवर्स में आकर के हमें ही धमकी दे रहे हो, तुम जानते भी नहीं हो कि हमारे पास कितनी ज़्यादा पावर्स हैं, हमारे पास ओमनिपोटेंट लेवल की पावर्स हैं। तो वो सेलेस्टियल कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे मार लोगे, लेकिन मुझे मारने के बाद में तुम्हारे मल्टीवर्स का ऐसा हश्र किया जाएगा कि तुम कभी पहचान भी नहीं पाओगे अपने मल्टीवर्स को। ज़ेनो कहता है तो तुम हो कौन आखिर। तो वो बीइंग कहता है मैं हूँ एक गैलेक्टिक सेलेस्टियल, मैं गैलेक्सीज लेवल की पावर्स रखता हूँ अपने अंदर, और मेरे से भी काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग सेलेस्टियल्स हैं जो कि मेरे से हाइट में, साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और मेरे से पावर लेवल में भी। जैसे कि कुछ सेलेस्टियल्स हैं जिनके पास में यूनिवर्स लेवल की पावर्स हैं, तो उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेलेस्टियल्स, और कुछ ऐसे सेलेस्टियल्स भी हैं जिनके पास मल्टीवर्सल लेवल की पावर्स हैं, उनको हम कहते हैं मल्टीवर्सल सेलेस्टियल। और एक ऐसा सेलेस्टियल भी एग्जिस्ट करता है जो कि मल्टीवर्स के बियॉन्ड है, उनका साइज़ ही इतना बड़ा है कि तुम्हारा पूरा मल्टीवर्स उनके केवल एक नाखून के बराबर भी नहीं है। तो जान लो कि वो बियॉन्ड मल्टीवर्सल सेलेस्टियल कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, वो तुम्हारी कैसी हालत कर देंगे। इसीलिए बेहतर यही है जो मैं कहूँ वो तुम करो, वरना तुम्हारा मल्टीवर्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगा। ज़ेनो कहता है लेकिन तुम सब हमसे चाहते क्या हो, आखिर सेलेस्टियल्स ये बीइंग्स कहाँ से आ गए अचानक से, और इस मल्टीवर्स के साथ क्या करना है तुम लोगों को। तो गैलेक्टिक सेलेस्टियल कहता है कि हम तुम्हारे मल्टीवर्स को कोई हार्म नहीं करना चाहते हैं, हम अच्छे सेलेस्टियल्स हैं, हम एग्जिस्टेंस में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं।
और रही बात कि हम तुम्हारे मल्टीवर्स में क्यों आए हैं, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे मल्टीवर्स में दो मॉर्टल्स को एक शील्ड मिली है, एक आउटफिट मिला है जिससे कि वो एक्सट्रीमली पावरफुल बन चुके हैं। और उनको वो जो आउटफिट मिली है वो और किसी ने नहीं बल्कि डार्क सेलेस्टियल्स ने दिया है। जेनो कहता है डार्क सेलेस्टियल, आखिर ये कौन है? अब आखिर क्या वो गैलेक्टिक सेलेस्टियल सच बोल रहा है कि वो जेनो के मल्टीवर्स की मदद करना चाहता है? और आखिर ये डार्क सेलेस्टियल क्या चीज़ है? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।